मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। शादी का सुर्ख जोड़े पर बस गोटा ही लगाकर इसे अरूसी लिबास का टच दिया गया था, क्योंकि ऐसा ही कम कीमत जोड़ा मेरा गरीब बाप मुझे दे सकता था। मैं खूबसूरत थी, इसलिए इस मामूली जोड़े में भी अच्छी लग रही थी। मेरी सहेलियां मेरे पास बैठी मुझे शाहरुख के नाम से छेड़ रही थीं। मेरे वालिद एक कंपनी में मामूली सी मुलाजमत करते थे। इससे हमारा गुजर बसर ही होता था। फिर मेरे माँ बाप ने कर्जा उठाकर मेरा थोड़ा बहुत जहेज बना लिया था। यहाँ तक कि 18 कैरेट के सोने के टॉप्स मेरी सास के लिए भी बनवाए थे। मेरी बारात आ चुकी थी। शादी का इंतज़ाम मेरे वालिद ने घर के सहन में ही किया था, क्योंकि बारात बस 30 अफराद पर ही मुश्तमिल थी और अब्बा ने कहा कि इतने लोगों का इंतज़ाम हमारे सहन में आराम से हो जाएगा। बारातियों की आमद पर ढोल की आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनों को भी बढ़ा दिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी सज गई थी। नाचने गाने की आवाज़ें अब मेरे सहन से उठ रही थीं। मेरे छोटे बहन भाई और सहेलियां बारात देखने सहन में जा चुकी थीं। दिल तो मेरा भी बेताब था कि अपनी बारात को देखूं, लेकिन मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं दुल्हन थी। मैं अभी अपने दिल की बेताबियों को ही एतदाल पर नहीं ला पाई थी कि जब मेरा 10 साला भाई मेरे कमरे में आया। वो बहुत खुश लग रहा था। कहने लगा, आपा, आपकी शादी पर नाचने के लिए हिजड़े आए हैं, जिनसे आपको बहुत डर लगता है। बहुत भंगड़ा डाल रहे हैं। हमारे सेहन में बहुत मज़ा आ रहा है। ये कहकर वो बाहर चला गया। मेरे छोटे बहन भाई मुझसे बहुत ज़्यादा मानूस थे। अपनी छोटी छोटी बात भी मुझसे ज़रूर करते थे। एक तरफ मेरे दिल में मैके से जुदा होने का गम भी था, क्योंकि मेरी उम्र बस 18 साल ही हुई थी कि मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई। मुझसे छोटी 2 बहनें और थीं और सबसे छोटा एक भाई था। मेरा रिश्ता हमारी पड़ोस वाली खाला ने करवाया था। अयाज इनके दूर के रिश्तेदार थे। बस आनन फानन ही रिश्ता तय हुआ था। रिश्ता होते ही मेरी सास ने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि रिश्ता तय होते ही लड़के के घर वालों को जोड़े दिए जाते हैं। ये मेरी सास की पहली फरमाइश थी। मेरी माँ ने अपने कानों में पहने बुंदे बेचकर मेरे ससुराल वालों को अच्छे जोड़े दिए। इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला ही चल पड़ा। मुनासिब सा फर्नीचर, ज़रूरत की हर चीज़ मेरे वालिद ने मुझे इधर उधर से कर्जा लेकर बनाकर दी थी, ताकि मेरी बेटी की ससुराल में इज्जत हो सके। मैं अपने वालिदैन की जितनी भी कदर करती उतनी ही कम थी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बाहर हल्ला गुल्ला हो रहा था और मेरा दिल यूं शादमां था। सारी रौनकें मेरे लिए मेरे आंगन में सजी हैं। बिना देखे भी मैं बाहर होने वाले हंगामे से मसरूर हो रही थी कि अचानक से ढोल की आवाज़ यकदम ही बंद हुई थी। एकदम से न जाने क्यों खामोशी सी छा गई थी, जैसे ज़हन में कोई हंगामा हो ही ना रहा हो। फिर मेरे ज़हन में आ जाने वाला ख्याल ने मुझे इत्मीनान सा दिया कि शायद निकाह शुरू हो चुका है। लेकिन फिर मेरे वालिद के रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन सा किया था। मेरे कमरे की खिड़की सहन में भी खुलती थी, लेकिन मैं खिड़की के पास नहीं गई थी कि अगर किसी की मुझ पर नज़र पड़ गई तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसी दुल्हन है। लेकिन अब अपने वालिद की रोने और गिड़गिड़ाने पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। मैंने एहतियात से वो खिड़की खोली तो देखा कि मेरे वालिद मेरे ससुर के पैरों में बैठे कह रहे थे कि खुदा के लिए मेरी बेटी की बारात यूं वापस लेकर ना जाओ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो लोग क्यों मेरी बारात वापस लेकर जा रहे थे? मैं ये सोचकर परेशान हुई थी। मेरे दिल की धड़कनें अजीब थीं। मेरी सास और होने वाले शौहर के माथे पर भी बल थे। मेरे ससुर कहने लगे, तुम लोगों को दामाद की इज्जत और एहतराम करना नहीं आता। मेरी बरादरी मुझे बातें बना रही है कि किस कंगाल लोगों में मेरे हीरे जैसे बेटे का रिश्ता तय कर दिया। अब या तो आप लोग मेरे बेटे को जहेज में काट दोगे या फिर ये बारात बिना शादी और रुखसती के वापस जाएगी। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही गिर गया था। मेरा बाप यूं इनके सामने शर्मिंदगी से हाथ जोड़े हुए था, जैसे गरीब होना इसका सबसे बड़ा गुनाह है और बिना जहेज के मेरी शादी मेरा सबसे बड़ा ऐब। मैं इस कदर परेशान थी और इससे ज़्यादा क्या हो सकती थी। किसी की बेटी की बारात का यूं लौट जाना कोई आम सी बात तो थी नहीं। माँ बाप की इज्जत पर तो जो हर्फ आना था वो अलग बात थी। एक लड़की के मुंह पर जिल्लत का तमाचा था। दुनिया तो इसे करम जली बदनसीब कह कह कर ही मार डालती। इसका दोबारा रिश्ता होना मुमकिन नहीं था।
सब यही कहते कि यकीनन लड़की में ही ऐब था जो यूं बारात वापस लौट गई। और जो फरमाइश इन लोगों ने की थी, मेरा बाप अपने आप को भी बेचकर इनकी फरमाइश को पूरा नहीं कर सकता था। हमारे जैसे सफ़ेद पोशों की बच्चियां इसी वजह से बाप की चौखट पर बुढ़ापे की दहलीज पर जा पहुंचती हैं कि इनके वालिदैन के पास लड़के वालों की फरमाइशी लिस्ट पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते। मैं यूं थी कि काटो तो लहू ना निकले। मेरी माँ मेरी सास के सामने हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। पल में हमारा घर खुशियों की बजाय गमों की तस्वीर बनकर रह गया था। वहां पर मौजूद सब लोग खामोश तमाशाई बने तमाशा देख रहे थे, और वो शख्स जो मेरा ससुर बनने जा रहा था बेहिसी की तस्वीर बना खड़ा था। मेरा पढ़ा लिखा शौहर अपनी जहालत का मुजाहरा करते हुए मेरे बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। कहने लगा, जब ये लोग मुझे अभी इज्जत नहीं दे रहे तो शादी के बाद क्या देंगे। मुझे इस शख्स की सताई और छोटी सोच पर अफसोस हुआ था। क्या इज्जत का ताल्लुक पैसों से होता है? जिनके पास देने के लिए ढेरों जहेज नहीं होता तो वो क्या दामाद की इज्जत नहीं करते। मुझे आज ये बात समझ आ रही थी कि क्यों बेटी पैदा होने पर हम जैसे लोगों के चेहरों पर तफक्कुर की लकीरें गहरी हो जाती हैं। वजह यही है कि बेटियों की खातिर बाप बिक नहीं सकते। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे बाप के आंसू बह बहकर गर्दन से नीचे जा रहे थे और इसके जुड़े हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। अपनी इज्जत की खातिर मेरा वो बाप जो गुर्बत में कम रोटी तो लगा लेता था लेकिन किसी के सामने झुककर अपनी ज़रूरतों का सवाल नहीं करता था, आज मेरी इज्जत की भीख किसी भिखारी की तरह से मांगने पर मजबूर था। मैं बहते आंसुओं के साथ बाहर सेन में आ गई। मुझे देखकर सब बराती हैरत से देखने लगे। मैंने जाकर अपने वालिद के जुड़े हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, अब्बा बस बहुत हो चुका, कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी के भी सामने यूं झुकने की। इन्हें बारात वापस लेकर जानी है तो ले जाएं। मुझे खुद ऐसे घर नहीं जाना जो सारी जिंदगी मेरे बाप का जहेज और फरसुदा रस्मों के नाम पर खून खुश करते रहें। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, तौबा तौबा, लड़की की जबान कितनी कस लंबी है। दुल्हन बने ना शर्म है ना गैरत। अच्छा हुआ जो इन लोगों की असलियत हमारे सामने अभी खुल गई। मेरी बात को वो औरत कितना गलत रंग दे रही थी। वहां बारात के साथ आई औरतें मेरी सास की गुलफशानियां सुनकर भांत भांत की बोलियां बोलने लगी थीं। मेरी माँ मेरे पास आकर मुझे चुप हो जाने के लिए कहने लगी। वो लोग अपनी बारात वापस ले जाने लगे। मेरा बाप इन्हें हाथ पकड़ पकड़ कर रोक रहा था, इनकी मिन्नत कर रहा था, ऐसा मत करो। मेरी नेक और पाकबाज लड़की बदनाम हो जाएगी। कोई इसकी बारात लेकर मेरी दहलीज पर कदम नहीं रखेगा। खुदारा मेरी बच्ची के साथ जुल्म मत करो। अपने बाप की बेबसी देखकर मेरा दिल कट कर रह गया था। मेरी वजह से जो गम इन्हें मिला था, मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं अंदर दफन हो जाऊं। वहां आए लोग अब भी खड़े हमारा तमाशा देख रहे थे। एक तरफ ख्वाजा सिरा खड़े थे जो शायद अपने पैसों के चक्कर में नाचने गाने आए थे। मेरा बाप वहीं जमीन पर ढह गया। मैं ही जल्दी से इनके पास गई थी, इन्हें बाजों से पकड़कर सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन मेरे बाप की रंगत बिल्कुल फक्सी हो गई थी। कहने लगे, मेरी बच्ची की बारात अब कभी नहीं आएगी, कोई इसे इज्जत नहीं देगा। न जाने इन्हें क्यों मेरा गम लगाए जा रहा था। इनके हाथ और पूरा वजूद थर थर कांप रहा था। इनके आंसू तवातर बहते जा रहे थे। मेरी अम्मी बहनें भाई सब रो रहे थे। अभी यही गम मेरे बाप से सहा नहीं जा रहा था कि जब हमारे दरवाजे के सामने देग वाले की सुजुकी आकर खड़ी हो गई। बारातियों के लिए खाने की देगें आ चुकी थीं। अब्बा ने खास देग वाले की मिन्नत की थी कि भाई, बेटी के ससुराल का मामला है, खाना मुकर्ररा वक्त पर ही देना ताकि गरम गरम खाना बारातियों को मिल सके। लेकिन अंदर का सोगवार मंजर देखकर वो लोग भी चुप हो गए। मेरे अब्बा अब खड़े होकर मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर कहने लगे कि खुदा के लिए मेरी बेटी से कोई निकाह कर ले। मेरी बच्ची की आज रुखसती ना हुई तो कभी नहीं होगी। लेकिन सभी खामोश रहे थे। कोई मर्द मोमिन ऐसा ना था कि ऐसे हालात में मुझे अपनी इज्जत बना था। ये मेरे बाप की बेबसी की आखिरी हद थी। लेकिन मोहल्ले वाले भी कुतराते हुए घर से बाहर निकलने लगे जब एक ख्वाजा सिरा मेरे बाप के सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, चचा, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। मैं तो अभी अपनी बारात के वापस लौट जाने का ही मातम मना रही थी कि एक हिजड़े के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरे रहे सहे औसान भी खता होने लगे।
ایک ہجڑے سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی، سوچ کر بھی میرے پورے وجود میں جھرجھری سی آنے لگی تھی۔ مجھے تو بچپن سے ہی ان خواجہ سروں سے ڈر لگتا تھا اور وحشت محسوس ہوتی۔ بے شک اس شخص نے میرے والد کا دل رکھنے کے لیے کہا ہوگا، میرا باپ ایسا تو کبھی نہیں کر سکتا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابا اس ہجڑے کو دیکھ رہے تھے، پھر سامنے کھڑے نکاح خواص سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا نکاح شروع کریں۔ یہ سن کر تو میں بری طرح سے چکرا کر رہ گئی تھی۔ ابا ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ بے شک ان کا غم بڑا تھا، صدمہ بہت زیادہ تھا، لیکن مجھ پر بھی ویسے ہی غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ابھی تو میں وہی سہ نہیں پائی تھی کہ ابا کی بات نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ میں نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے کسی ہجڑے سے شادی کر سکتی ہوں؟ مجھے تو سوچ کر بھی خوف سا آنے لگا تھا۔ مجھے تو ان سے پہلے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جب ہمارا بھائی پیدا ہوا تھا تو ابا نے گھر پر ہجڑے نچوائے تھے اور میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے خوف کے مارے اندر بیٹھی رہتی تھی۔ ابا کہنے لگا، رابعہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تیری 2 چھوٹی بہنیں اور ہیں، اور اگر آج تو رخصت ہو کر نہ گئی تیری بہنوں کی شادی میں بھی رکاوٹ ڈل جائے گی۔ لیکن میں کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ میں نے کہا، ابا ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، میں کیسے کسی خواجہ سرا سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگے، میری عزت رکھ لے رابعہ۔ میں رونے لگی تھی لیکن چپ ہو گئی۔ میں شاید پہلی لڑکی ہوں گی جس کی شادی کسی خواجہ سرا سے ہو رہی ہوگی۔ میں یوں تھی، میرے وجود میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ میں اپنے باپ کے گھر سے اپنا بے جان وجود لیے رخصت ہوئی تھی۔ ٹیکسی میں پچھلی نشست پر ایک خواجہ سرا کے ساتھ بیٹھے مجھے حد درجہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 3 ہجڑے تھے جو میری بارات کے ساتھ ہی ناچنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے تو آنکھ بھر کر بھی انہیں نہیں دیکھا تھا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا اور 2 میرے ساتھ پچھلی نشست پر۔ پورا راستہ ٹیکسی میں میری سسکیاں ہی گونجتی رہی تھیں۔ اپنے ہونے والے شوہر کے حوالے سے میں نے آج کی رات کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میری رات ایک خواجہ سرا کے ساتھ گزرے گی۔ اس سوچ نے مجھے کانپنے پہ مجبور کیا تھا۔ مجھے آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر خوف آ رہا تھا۔ میں بدتدریج روئے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ اس خواجہ سرا نے میری گاڑی سے اترنے میں میری مدد کی تھی، جو میرا شوہر تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دینے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی ایک طوفان اور دیکھنے کو ملا تھا۔ وہاں 4-5 اور خواجہ سرا تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان پیڑوں کی عمر 15 سے 16 سال تھی۔ میرے شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ پر وہ لوگ سیدھے ہو گئے، مجھے دیکھ کر اجنبی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہمارے ساتھ آئے دوسرے ہجڑے نے انہیں بتایا کہ گرو نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ گرو نامی ہجڑا شاید وہاں کا بڑا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ 16-17 سالہ ہجڑے ناچنے لگے تھے۔ ایک بے ہنگم سا شور مچ گیا تھا۔ میں تو پہلے ہی اپنے غموں سے چور وجود کے ساتھ وہاں داخل ہوئی تھی۔ ڈھول ناچ گانے ایسے شروع ہو گئے جیسے ان کی من کی مراد پوری ہوئی ہو۔ میں مین گیٹ پر کھڑی اپنی زندگی کا وہ تماشا دیکھ رہی تھی جس کا تصور بھی ایک عورت کو زندہ درگو کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے پورے وجود میں ایک بجلی سی لہر اس وقت دوڑ گئی جب میرا ہاتھ اس ہجڑے نے پکڑا تھا جو میرا شوہر تھا۔ میں نے ابھی تک اسے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں سوچ کر ہی خوف سا آنے لگا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھ سے گھن اور کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ جو ہاتھ اس ہجڑے کے ہاتھ میں تھا وہ مجھے سامنے بنے کمرے میں لے گیا، کہنے لگا، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں بچوں کو کھانا کھلا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر جا چکا تھا۔ باہر ایک شور برپا تھا۔ وہ چھوٹے خواجہ سرا لڑکے کہہ رہے تھے کہ گرو تو کہہ کر گیا تھا کہ شادی پر جا رہا ہے، واپسی پر کھانا لے کر آئے گا، بریانی اور متنجن لائے گا، ہم کیوں روکھی سوکھی روٹی آملیٹ کے ساتھ کھائیں؟ کیسی دلہن ہے تمہاری، کیسی شادی کی ہے تو نے جو کھانا تک نہیں دیا؟ باہر کی ساری آوازیں اندر آ رہی تھیں، لیکن وہ گرو نامی شخص کی ایک دھاڑ پر خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اندر کمرے میں بیٹھی میں بھی کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے، جلدی سے کھانا کھاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ اس کے بعد باہر سے کسی شور کی آواز نہیں آئی تھی۔ 1 گھنٹہ میں اپنی بری قسمت پر رو رو کر ماتم مناتی رہی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل میرے سینے کے اندر تھم سا گیا تھا۔
दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे लगा मेरा सांस घुटने लगा हो। एक ख्वाजा सिरा की संगत का सोचकर मेरी रूह तक लरस गई थी। वो शख्स इस वक्त जनाना लिबास में नहीं था, मर्दाना शलवार कमीज में मलबूस था, लेकिन मेरा ये हाल था कि आज मेरा दम ही निकल जाएगा। मेरे पेट में गिरहें सी पड़ने लगी थीं। कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। ये कहकर इसने मेरा कांपता हुआ हाथ थामा था। इसके हाथ में और मेरे हाथ में ज्यादा फर्क ना था। इसके हाथ बिल्कुल जनाना तर्ज के थे। इसकी कुर्बत का सोचकर मेरी हालत मुतगय्यर सी होने लगी थी। मेरा तनफ्फुस बुरी तरह से चलने लगा था। मैं लंबे लंबे सांस भरने लगी थी। मुझे लगा मेरा दम घुट रहा है या मेरे वजूद से जान निकल रही है। मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। मैं बेहोश हो चुकी थी। बात ही ऐसी थी, कोई भी लड़की ऐसी सिचुएशन में या तो मर सकती है या फिर बेहोश हो सकती है। मैं भी बेहोश हो चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेली उस बेड पर मौजूद थी। वो शख्स जमीन पर बिस्तर बिछाए सो रहा था। मैंने पहली बार इसका चेहरा देखा था। शक्ल से वो लड़का ही लग रहा था, लेकिन औरतों की तरह से साफ शफाफ था। हाथ पांव की बनावट भी ऐसी ही थी। रंगत गोरी थी, कद भी दराज था। सर के बाल अलबत्ता मर्दों की तरह से छोटे थे। मैं उस वक्त भी उसी सुर्ख गोटे वाले लिबास में मलबूस थी। मैंने कमरे में मौजूद अलमारी खोलकर देखी तो बहुत से जनाना जोड़े रखे हुए थे। चूंकि मैं किचड़े की बीवी थी तो मुझे कपड़े तो आसानी से मिल सकते थे। मैंने एक तल्ख हकीकत सोचकर सोचा था, जो कि हकीकत थी। मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और जब वॉशरूम से बाहर आई तो वो शख्स उठ गया था। मुझ पर इसने एक भरपूर नज़र डाली थी कि इसकी बेताब सी नज़र पर मेरे पूरे वजूद में चूंटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई थीं। मुझे अपनी कैफियत पर हैरत हुई थी। वो मर्द तो था नहीं, लेकिन इसकी नज़र ने मुझे गड़बड़ा कर रख दिया था। मैं सिमट कर बेड पर बैठ गई। वो सीधा वॉशरूम गया था। बाहर आते ही कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आया था। कहने लगा, इसे पी लो, तुम रात से भूखी हो। मुझे भूख तो बड़ी शिद्दत से लगी थी, लेकिन मैंने वो गिलास नहीं पकड़ा। वो शायद मेरा खौफजदा चेहरा देखकर मेरी कैफियत समझ गया था। कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चलो शाबाश, इसे पी लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ। मेरे हाथ में वो दूध का गिलास देखकर वो बाहर निकल गया। मैंने घूंट घूंट वो दूध अपने अंदर उतारा था। फिर वो मेरे लिए नाश्ता ले आया। 2 दिन मैं कमरे में ही रही थी। इस शख्स ने मुझे वाकई कुछ नहीं कहा था, यहाँ तक कि मुझे छुआ तक नहीं था। वो मुझे कुछ नहीं कहता था, लेकिन इसकी नज़रें मुझे उलझन में डाल देती थीं। अब मैंने किचन संभाल लिया था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि जो कम उम्र ख्वाजा सिरा थे वो स्कूल जाते थे। मेरा शौहर इन्हें तालीम दिलवा रहा था। हालांकि जब भी वो वापस आते इनमें एक दो रो ही रहे होते थे। कहते, क्लास की लड़के हमारा मजाक उड़ाते हैं, उस्ताद भी अजीब सी नज़रों से देखते हैं। गुरु, तुम क्यों हमें स्कूल भेजते हो? हमारी सारी जिंदगी नाच गाना ही तो करना है, पढ़कर क्या करेंगे? लेकिन वो कहता कि मुझे तुम लोगों को तालीम दिलवानी है। तुम लोगों की बातों को अगर आज सह जाओगे तो जब तुम कल कुछ बन जाओगे तो यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। मुझे इस शख्स की बात ने हैरत में डाला था। वो 6 हिजड़े थे। 3 22 से 25 साल की उम्र के, 3 16 17 साल के। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर यह राज खुला कि वो शख्स बचपन से इनकी कफालत कर रहा है। दोबारा इस शख्स ने मुझे कुछ नहीं कहा था। वो 3 हिजड़े नाच गाने के लिए जा चुके थे और रात देर से लौटते। एक बार इस शख्स ने मुझे नए कपड़े भी लाकर दिए। मेरा वो बहुत ख्याल रखता था। हमारे दरमियान एहसास का रिश्ता था। मैं भी इसके सारे काम चुपचाप कर दिया करती थी। लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे होश उड़ गए थे। रात वो तीनों हिजड़े नाच गाने के लिए गए हुए थे। जब पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बजा। जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं तो कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। ये सुनकर तो मैं डर सी गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 नौजवान अंदर दाखिल हो गए। कहने लगे, हम इस मोहल्ले के बदमाश हैं। जब से हमें पता चला है कि गुरु ने एक लड़की से शादी कर ली है तो हमने सोचा कि वो किसी के काबिल है नहीं, तो क्यों ना हम ही तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दें। उस वक्त वो छोटे ख्वाजा सिरा भी सो चुके थे। मैं डर सी गई थी। मैंने कहा, निकलो मेरे घर से बाहर, वरना मैं शोर मचा दूंगी।
لیکن وہ مجھے زبردستی کمرے میں لے گئے۔ میرے چلانے سے وہ خواجہ سرا اٹھ گئے۔ وہ میرا دروازہ بجانے لگے۔ وہ نوجوان میری طرف غلط ارادے سے بڑھ رہے تھے کہ جب وہ گرو واپس آ گیا اس نے ان نوجوانوں کو خوب مارا۔ کہنے لگا اگر دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ لوگ بھاگ گئے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ پہلی بار وہ مجھ پر چلا کر بولا کہ تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ خبردار جو میری غیر موجودگی میں تم نے دروازہ کھولا تو۔ میں پہلے ہی رو رہی تھی، اس کی ڈانٹ پر اور بھی رونے لگی۔ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے خفگی سے اپنا رخ بدل لیا۔ میرا کوئی قصور تو تھا نہ۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا مجھے حیرت یہ دیکھ کر ہوئی کہ وہ نیچے بستر پر سونے کی بجائے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکا ہے، ہجڑا نہیں ہے۔ وہ یتیم خانے میں پلا تھا، اس لیے تعلیم حاصل نہ کر سکا، لیکن پیدائشی طور پر اس کے ہاتھ پاؤں لڑکیوں جیسے تھے، چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو لوگوں نے اسے لڑکا ماننے اور سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے کوئی کام پر نہیں رکھتا تھا کہ تم ہجڑے ہو اور جان بوجھ کر لڑکا بنے ہوئے ہو۔ مجھے یہی ٹھیک لگا اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار لوں اور ایسے نوجوانوں کی زندگی سنواروں جو ہجڑے ہیں، انہیں تعلیم دلوا کر ایک اچھا شہری بناؤں، نہ کہ کوئی ناچ گانے والا۔ میری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، لیکن تمہاری شادی پر تمہارے والد کو روتا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے تم سے نکاح کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں اپنی حقیقت بتاتا تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے سوچا کہ تمہیں وقت دینا چاہیے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوئی تھی۔ وہ شخص ایک بہت اچھا انسان تھا جس کا عزم ایک ہجڑے کو اچھی زندگی دینا تھا۔